क्या? आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी की जान को खतरा, ओबीसी ब्रिगेड ने लगाए आरोप। जाटों द्वारा टेलीफोन, मोबाइल व व्हाट्सएप द्वारा दी जा रही है जान से मारने की धमकियां। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी को जान का खतरा, ओबीसी ब्रिगेड ने लगाया आरोप। जाटों द्वारा टेलीफोन, मोबाइल व व्हाट्सएप द्वारा दी जा रही है जान से मारने की धमकियां। उन्होंने कहा, अगर राजकुमार सैनी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार होगी राज्य तथा केंद्र सरकार। नहीं मिली पूरी सुरक्षा। सांसद राजकुमार सैनी हैं ओबीसी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जाटों के विरुद्ध आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी को अब जान का खतरा है। ओबीसी ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने खुल्लम-खुला आरोप लगाया है कि जाटों द्वारा टेलीफोन, मोबाइल व व्हाट्सएप के माध्यम से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सांसद राजकुमार सैनी ओबीसी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे लंबे समय से पिछड़ी जातियों के 27 आरक्षण को सुरक्षित करने तथा जाटों के आरक्षण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी ब्रिगेड के युवा नेता राजेंद्र सैनी तथा प्रवक्ता राजेंद्र स्नेही ने कहा कि सांसद राजकुमार सैनी की सुरक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उचित प्रबंध नहीं किए गए तो अगर राजकुमार सैनी को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार राज्य तथा केंद्र सरकार होगी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बचाने के लिए हमारे सांसद श्री राजकुमार सैनी द्वारा मुहिम चलाई गई है, जिसको लेके जाट समुदाय आए दिन तीखी बयानबाजी कर रहा है, अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, आरोप लगा रहा है और तरह तरह की मांगे कर रहा है। सरकार के बारे में भी और सांसद के बारे में भी तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। कभी लैंडलाइन पे फोन आते हैं, कभी मोबाइल पे, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे। तो वो सरासर गलत है, निंदनीय है। सांसद की अभी तक कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है। यहाँ तक कि सांसद की जो कोठी है वहाँ भी मतलब कि किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं है। एमपी को जो उनके पुलिस वाले मिले हुए हैं, गनमैन वही हैं उनके पास। हम चाहते हैं कि सांसद की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए और एमपी साहब को सुरक्षा दी जाए। अगर सांसद राजकुमार सैनी को कोई आँच आती है, जाट समुदाय या कोई अन्य समुदाय सांसद पे कोई हमला करता है या कोई किसी तरह की कोई छोटी से मोटी बात होती है तो उसके लिए प्रदेश सरकार और सेंट्रल सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार को चाहिए कि एमपी साहब की सिक्योरिटी सुनिश्चित करें। हम सांसद राजकुमार सैनी के लिए ओबीसी ब्रिगेड की ओर से सिक्योरिटी की मांग करते हैं। ओबीसी ब्रिगेड का प्रवक्ता राजेंद्र। हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद श्री राजकुमार सैनी जी पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उसको लेकर उनको किसी विशेष वर्ग की तरफ से जान से मारने की धमकियाँ या वैसे भी दुष्प्रभाव फैलाया जा रहा है। मैं अपनी प्रदेश सरकार से और सेंट्रल सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी ब्रिगेड की तरफ से और अपने प्रदेश की तरफ से मांग करता हूँ कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। अगर हमारे सांसद जी के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उससे ओबीसी वर्ग चुप नहीं बैठेगा और उसकी जिम्मेवार हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार होगी। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर। जिला प्रशासन की ओर से रेड क्रॉस भवन में चलाई गई पंगुड़ा स्कीम में अन्य माँ बाप तो बच्चों को छोड़कर चले गए। अमृतसर में इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई जब 2 नवजात बच्चों को उसके मां बाप छोड़कर चले गए। जिला प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए रेड क्रॉस भवन में चलाई गई प्रगुणा स्कीम में इन बच्चों को छोड़कर चले गए। इस संबंध में अमृतसर की रेड क्रॉस भवन के अधिकारी ने बताया कि यह स्कीम उन लोगों के लिए चलाई गई थी जो किसी न किसी कारणवश अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहते और सड़क किनारे फेंक देते हैं। जिला अधिकारी का कहना है कि यह बच्चे उनके पास आए थे और इनका इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि यह स्कीम चलाने के बाद अब तक रेड क्रॉस भवन में कुल 108 बच्चे आ चुके हैं, जिसमें 90 लड़कियां और 18 लड़के हैं। दरअसल यह बच्चे कुछ ही दिनों के हैं जो यहां आए थे, जिसका इलाज अस्पताल में किया गया था और आज वह पूर्ण तौर से स्वस्थ है। उनका उपचार कराने के बाद उसे सरकारी संस्थान में भेज दिया जाएगा। साथ ही एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी के घाव हैं जो कि ट्यूमर की तरह है, लेकिन उसका इलाज भी करवा दिया गया है और उम्र बढ़ने के साथ ठीक हो जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि आज भी इस तरह के किस्से हमारे समाज में एक सवालिया निशान पैदा करते हैं और लड़कियों को लड़कों के समान नहीं समझा जाता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, वह इसका पालन पोषण नहीं कर सकते, जिस कारण वह उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। साथ ही यह प्रगुणा एक जीवन दान है। साथ ही इस बच्चे को आज स्वस्थ घोषित किया गया है, जिसको इलाहाबाद सेंटर भेजा जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन बच्चों से यह अपील है कि अगर
वह अपने बच्चों को पाल पोस नहीं सकते हैं तो उनको कहीं फेंकने की बजाय यहाँ दे दे, जिससे वह बच्चे समाज के बच्चे बन सके और जिसका पालन पोषण हम कर सकते हैं। साथ ही स्कीम के चलते हम कई इंसानी जिंदगियों को बचा सकते हैं। वहीं इन बच्चों की कानूनी विधि के मुताबिक अनडोशन सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। साथ ही वह लोग जिनके घर में बच्चा नहीं है वह इससे बच्चों का सुख प्राप्त कर सकते हैं। बूढ़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਔਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਪੰਗੂੜਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ 18 ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਊਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਾਇਤਾ देवांगे। ओसिया तहसील के वापड़ी पंचायत समिति में साधारण सभा हुई, जिसमें आसपास गांव के सरपंच इकट्ठा हुए, जिसमें वेदू सरपंच मुकेश पंजारिया ने विकास अधिकारी महावीर सिंह राठौर व सहायक अभियंता सुरेंद्र सिंह तनवर बिजली विभाग मातोड़ा को अवगत कराया। ओसिया तहसील के बापड़ी पंचायत समिति में साधारण सभा हुई, जिसमें आसपास के गांवों के सरपंच इकट्ठा हुए, जिसमें बेदू सरपंच मुकेश पंजारिया ने विकास अधिकारी महावीर सिंह राठौर व सहायक अभियंता सुरेश सिंह तनवर बिजली विभाग मतोड़ा को अवगत कराया कि प्रत्येक महीने घरेलू कनेक्शनों में एक बार भी रीडिंग लेने नहीं आते हैं, जिससे एक प्रार्थी का बिल 5,000 से 10,000 रुपए का आता है, जिससे आम आदमी बिल भरने के लिए असमर्थ है। सहायक अभियंता सुरेंद्र सिंह तनवर ने आश्वस्त किया कि हम एक कंपनी के माध्यम से टीम बनाकर प्रत्येक महीने रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। जोधपुर से सत्यनारायण जोशी की रिपोर्ट। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के गांव अडिंग में गत दिनों पुलिस की पिटाई से मरे गांव अडिंग के युवक महेंद्र के बाद थाना गोवर्धन पुलिस व ग्रामीणों में हुए पथराव के दौरान घायल हुई गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान हुई शिशु की मौत। मथुरा गोवर्धन क्षेत्र के गांव अडिंग में गत दिनों पुलिस की पिटाई से मरे गांव अडिंग में युवक महेंद्र के बाद थाना गोवर्धन पुलिस व ग्रामीणों में हुए पथराव के दौरान घायल हुई गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो गई। महेंद्र के पिता ने बताया कि थाने में हमारे साथ महिलाओं पर भी पथराव किया गया, जिससे महेंद्र की भाभी को भी कुछ चोटें आई। गर्भवती होने के कारण उसे कई चोटें आने के कारण प्रसव के दौरान उसके शिशु की मौत हुई। हाँ, तो क्या घटना हुई थी, कैसे खत्म हुआ ये लड़का? ये एकदम हमारा लड़का खत्म हो गया। हमने वो लड़का को लेकर नहीं थाने गई, वहाँ पे हमारी कोई थाने किस लिए गए थे आप? हम जे गई है वन के ये है क्या हुआ है इसके लड़का जैसे तुमने 8 दिन बंद रखा था और ये है जैसे खत्म हो गया। हमको दिया है, पहले ही हमारा आधार कार्ड ले लिए हमसे और पहले हम पर जबरदस्ती साइन करा लिए लट के जोर से। वहाँ से इस वजह से बात करने के लिए गई, हमें पुलिस वालों ने लठा बजा दिया। तो क्या आपके साथ भैया औरत भी गई थी? भैया हमारे घर की भैया गई थी, हमारे घर की भैया गई थी। तो उनका कोई हुदा लग गया है, कोई धक्का लग गया है, इस वजह से इसकी गंभीर हालत हो गई। तो प्राइवेट में हम दिखा रहे थे, कर लेके नहीं, पैसा है नहीं था हम पे, फिर हम सरकारी में लेके नहीं पहुँचे इन लोगों को। माँ पर इस पर बच्चा हुआ, बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा हुआ, उस माँ को कोई होश नहीं है। डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि इसको प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाओ। हम हाथ जोड़े तो कोई नहीं मानी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पैसा है नहीं, प्राइवेट में हम जगह जगह गए लेने, जगह जगह लेके गए, उस जगह पर कोई भर्ती नहीं किया। वहाँ से लेके नहीं आए, अपने घर आ गए। अब एक्सपायर हो गया? एक्सपायर हो गया रात को। माँ की हालत कैसी है? माँ की हालत गंभीर है, बचे ना बचे। मथुरा से खन्ना सैनी के साथ कोमल चौधरी की रिपोर्ट। अम्बाला के निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के डॉक्टर ने पेट दर्द की शिकायत को लेकर पहुंची लड़की को टेस्ट में गर्भवती बता दिया। लड़की के परिजनों ने दूसरे डॉक्टर से टेस्ट करवाया, जिससे रिपोर्ट नेगेटिव आई।
अंबाला के निजी अस्पताल के डॉक्टर का अजब कारनामा सामने आया है, जहां 21 साल की अविवाहित लड़की पेट के दर्द की शिकायत लेकर निजी अस्पताल पहुंची और डॉक्टर ने लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने लड़की को पॉजिटिव रिपोर्ट देते हुए उसे गर्भवती लिख दिया। लड़की इस बात से डिप्रेशन में आ गई और आत्महत्या जैसा कदम उठाने लगी, लेकिन उसकी मां ने उसे देख लिया और उससे सारी बात पूछी, जिस पर लड़की ने बताया कि वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी और उसने उसे गर्भवती बताया और धमकाते हुए कहा कि सुबह परिजनों को बिना बताए मेरे पास आ जाना, सुबह तेरा गर्भपात कर दूंगा। लड़की की मां ने तुरंत दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराया, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टर ने लड़की को रिपोर्ट दी कि उसे खून की कमी है और कमजोरी है। लड़की का चेकअप करने वाले दूसरे डॉक्टर ने बताया कि लड़की को खून की कमी है और उसे कमजोरी है, जिस वजह से उसके पेट में दर्द था। उन्होंने बताया कि वो खुद हैरान है कि डॉक्टर ने कैसे यह रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी है, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव है। लड़की का चेकअप करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट कितनी सही है और कितनी गलत, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन दूसरे डॉक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव आना डॉक्टर साहब के तजुर्बे पर जरूर सवाल खड़ा करता है कि उन्होंने अविवाहित लड़की को टेस्ट की लापरवाही से गर्भवती बता दिया। चेकअप करने वाले डॉक्टर की माने तो उन्होंने मरीज को रेफर कर दिया था। अब वो क्यों उसके पास आए उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने किसी को भी नहीं धमकाया। मामला गंभीर है और लापरवाही बढ़ी क्योंकि मामला जिंदगी से जुड़ा था। डॉक्टर की एक गलत रिपोर्ट ने लड़की की जिंदगी में भूचाल ला दिया था, क्योंकि पूरी जिंदगी अभी उसके सामने थी। यह बात प्रशासन के कानों तक पहुंची। मामले की गंभीरता को समझते हुए एडीसी अंबाला अरविंद शर्मा व सीएमओ विनोद गुप्ता जांच के लिए अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर व लड़की के बयान दर्ज किए गए। सीएमओ और एडीसी ने बताया कि मामला अविवाहित लड़की से जुड़ा है और गंभीर है। बयान दर्ज हो गए हैं और मामले की जांच चल रही है। नहीं, एक्चुअल में ये एक टेस्ट ट्यूब आती है, टेस्ट स्टिक आती है, जबकि शी इज नेगेटिव नॉट ए पॉजिटिव। जब इन्होंने दिखाया मेरे को आके, मैंने टेस्ट किया तो वो ये रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव थी। वो पता नहीं किस हिसाब से उनको पॉजिटिव बना दिया, मेरे को तो पता नहीं कैसे करा। वो बच्चा इतनी बुरी तरह रो रहा था, अपनी आत्महत्या करने तक जा रहा है, जबकि मैं इस बच्चों को बचपन से जानता हूँ। ऐसे बच्चे की कभी सोच भी नहीं सकते ये ऐसी काम करने वाली है। तो आगे तो जो कानून करे वो करे। ऐसे डॉक्टर के साथ कैसा करना चाहिए मैं नहीं कुछ कह सकता जी। आपने क्या पाया टेस्ट किया? बिल्कुल नेगेटिव है। खून की इसकी कमी है, खून इसके अंदर 9 ग्राम है। कॉट टेस्ट है, बिल्कुल नेगेटिव। अगर ये दोनों लाइन आती है पॉजिटिव होता, एक लाइन आ रही उसने पॉजिटिव कैसे कह दिया इसको? एक्चुअली दोपहर को एक पेशेंट आया था, उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम देखी और हमने पेशेंट को रेफर कर दिया। अब पेशेंट को रेफर कर दिया तो उसके बाद ये अब आ गया, पता नहीं मेरी समझ में तो आया नहीं क्या किस लिए आई है। पेशेंट जरूर आई है लेकिन हमने उसको रेफर कर दिया, बस इतनी सी आपसे पूछताछ हुई और बस। क्या मामला क्या क्यों है जी, आपके पास टीम क्यों आई? पेशेंट का क्या मामला? एक्चुअली क्या है कि अनमैरिड लड़की थी। उसने कहा कि उसने कहा कि मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए। तो मैडम ने उसको बोला भी आप पहले पेशाब टेस्ट कराओ। पेशाब टेस्ट में वीकली पॉजिटिव आ गया और हमने उसको कहा जी आप जाइए और सुबह का पहला पेशाब जाके टेस्ट कराओ आप। बस उसके बाद वो चली गई। मैं कहता हूँ इसीलिए तो हमने वीकली पॉजिटिव आया था, इसीलिए तो हमने कहा भी सुबह का पहला टेस्ट कराओ। इसलिए हमने कहा कि सुबह का पहला पेशाब टेस्ट कराओ। नहीं, कोई मिसबिहेव की शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी दादी को कहा दिया हमने अपने जो बस बात कर। ये कोई कंप्लेंट डी साहब के पास आई थी तो उसके बारे में हम थोड़ा इंक्वायर करने आए हुए। तो क्या कंप्लेंट थी सर, क्या अभी तक किया है यहाँ पे? देखिए ये अभी इंक्वायरी इन प्रोसेस है, तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे। कुछ कानूनी बाध्यताएं भी होती हैं, अभी इंक्वायरी चल रही है। तो मामला क्या सर, ये मामला बता दीजिए सिर्फ। अभी जरा चल रहा है, इंक्वायरी कर रहे हैं हम, अभी पूरी नहीं हुई है इंक्वायरी, तो इसलिए मैटर होता है कि शिकायत क्या आई है। चलिए शिकायत जो भी आई है मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ कि उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी हम उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहेंगे। अभी वो जो एडीसी साहब ने जो आपको बताया, हम डीसी साहब ने हमें इंक्वायरी मार्क की थी आज। एक्चुअली एक पेशेंट कोई आया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी, क्योंकि वो लेडी है उसके बारे कोई प्रॉब्लम है, शी केम हेयर
उसने कोई जो कंप्लेंट्स थोड़ी सी दी इनके बारे में, कुछ बिहेवियर एंड कुछ ऐसी प्रॉब्लम, शी इज़ अनमैरिड एंड उसको कोई ट्रबल थी थोड़ी सी, तो उसके बारे कोई डीसी साहब ने डीसी साहब को और मेरे को भेजा। अब इन बयान ले लिए हैं और इंक्वायरी इन प्रोसेस है, जैसे उन्होंने बताया अभी फाइनल करके हम। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। बिजली के बढ़ते दामों और महंगाई से अब हर कोई चिंतित है। आधुनिक परिवेश में बिजली की बढ़ती मांग और घटते स्रोतों में अगर बिजली मिले सकती तो कौन न चाहे। सरकार और कंपनियां द्वारा दिया जा रहा है सोलर बिजली को प्रोत्साहन। सरकार चाहे कितने भी प्रयास कर ले और कितनी भी योजनाएं लागू कर ले, परंतु शहरों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बिजली की बढ़ती कीमतों तथा बिजली की अगर ऐसे में अगर आंधी तूफान के साथ मौसम का मिजाज क्या होगा आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। बिजली की अवरुद्ध सप्लाई घंटों तथा दिनों के हिसाब से पसीना छिड़ा देगी। पहले तो आज के महंगाई के युग में जनरेटर सेट खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर जनरेटर सेट खरीद भी लिया तो महंगे तेल के कारण उसे बिजली भी काफी महंगी पड़ेगी। ऊपर से जनरेटर सेट के कारण जहरीला धुआं और प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरा बनेगा। आजकल कुरुक्षेत्र में बिजली के संबंध में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले की ग्रामीण विकास एजेंसी तथा सामाजिक संस्थाओं में जाकर बताया जा रहा है कि किस तरह बिजली उत्पादन के स्रोत कोयला, तेल, पानी इत्यादि कम हो रहे हैं। बिजली महंगी दर महंगी होती जा रही है। ऐसा समय आएगा कि महंगे दामों पर बिजली खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। विशेषकर कुरुक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह सोलर यूनिट लगाकर बिजली हासिल की जा सकती है। इस यूनिट की जहां गारंटी 25 वर्ष तक है तथा आयु 40 वर्ष तक। सोलर यूनिट का प्रचार करने वाले अधिकारियों का कहना है कि बिजली की कीमतों को देखते हुए यूनिट की कीमत बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और फिर कोई खर्च नहीं। ऐसे में पड़ोसियों को भी बिजली दी जा सकती है। यहाँ आपको बता दें कि सरकार भी महंगी बिजली और उपलब्धता को लेकर चिंतित है। इसीलिए कुरुक्षेत्र प्रशासन ने बीते समय में 500 वर्ग गज के मकान और उससे बड़ी सरकारी इमारतों पर सोलर बिजली उत्पादन संयंत्र लगाना आवश्यक कर दिया है। इसके कई अनेक फायदे हैं, जैसे कि धूप में बिजली बनती है, उससे हमें जैसे लाइट चली जाए, आंधी आ जाए, आंधी के बाद कई दिन 3-3, 4-4 दिन तक लाइट नहीं आती, बच्चे पढ़ने से तंग हो जाते हैं। उसके लिए हम इससे हम लाइट ले सकते हैं। इसका कोई खर्च नहीं है। जैसे जनरेटर चलाएंगे तो डीजल का 50 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से पड़ता है, तो इसमें 1 रुपया भी नहीं किसी को देना। और साथ में अपने घर के साथ साथ हम पड़ोस में भी लाइट दे सकते हैं। और इसमें और भी कई अनेक फायदे हैं। लाइफ 25 साल की लाइफ है इनकी, गारंटी दे रही है, और लाइफ इनकी 40 साल तक। प्रदूषण वगैरह भी कम होता है। प्रदूषण के लिए जैसे जब जनरेटर चलाते हैं धुआं पड़ोस में ध्वनि प्रदूषण भी होता है, तो कभी आने हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो क्या गांव वालों को लगाने चाहिए इस तरह का? गाँव के बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए। आगे आने वाले समय में ये बहुत कामयाब चीज़ बनेगी हमारे लिए, बहुत फायदेमंद चीज़ रहेगी और हमें बहुत ही इसका फ़ायदा ही मिलेगा। आज हमारे पास KITM कॉलेज कुरुक्षेत्र से पेवासेल आए हुए इंजीनियरिंग बच्चे, तो वो साइड पे देखना चाहता है कि 1 किलोवाट का प्रोजेक्ट हमने कहाँ पे लगाया, किस गांव में लगाया है। तो वो प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे पास बच्चे आए हुए हैं इंजीनियरिंग, ठीक है जी। और इसका बहुत हमारे को बेनिफिट है। यदि हम बिजली यूज़ करें तो बिजली के हिसाब से हमारे को कम में पड़ रहा है जी। 7 साल के हिसाब से हमारे पैसे पूरा जाते हैं। हमें 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक चाहे जितना बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं, या फिर हम अपना जनरेटर यूज़ करते हैं, उसमें 200 दिन के पैसा पूरा जाता है जितना बड़ा हम सिस्टम लगाएं, 1 किलोवाट हो चाहे 10 किलोवाट हो, ठीक है जी। और मोदी भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं जी, ठीक है जी। सभी को ये कह रहे हैं कि अपना ये लगाओ, अपने छतों पर लगाओ, और पड़ोसियों को भी अपनी बिजली दो बना के, ठीक है जी। क्या मानते हैं आप, क्या फायदा क्या हो सकता है? फायदा ये है कि जैसे ध्वनि प्रदूषण है ये नहीं होगा जी, ठीक है जी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उत्पन्न, जैसे हम कोयले से बना रहे हैं, उससे भी हमारे को फायदा है कि हम अपना सोलर ग्रीन बनाए, अपना ग्रीन बिजली, तो ग्रीन बिजली है हमारे को काफ़ी। कि हमारे देश में जो बिजली पैदा होती है वो कन्वेंशनल सोर्स होती है, जैसे या तो कोयला से पैदा होगी, या आपकी तेल से पैदा होगी, या आपके तेल से पैदा होगी। तो उससे क्या आएगा, हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं तेल वगैरह कोयला वो कम हो रहे हैं। तो अगर हम सोलर एनर्जी से इस यूज़ को करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें वो एनर्जी जनरेशन कम करनी पड़ेगी और हमारे को लॉन्ग टर्म लोन से इसका बेनिफिट होगा। सबसे बड़ा फायदा। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि अगर जब थर्मल वगैरह में, तो आप देखो इसका कितना पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के बाद कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जाती है, और उससे हमारा टेम्परेचर नॉट ओनली अपने का वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम
उसकी वजह से क्या है कि अगर मैं इसको उस तरीके से ना यूज़ करूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना निकलेगी, तो मेरा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा है इन कास्ट टर्म्स ऑफ सेविंग इन एनर्जी कॉस्ट। अगर मान लीजिए आपने भी करी है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बिजली और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, हो सकता है कि 8 रुपये 10 रुपये यूनिट चली जाए, लेकिन अगर हम इसकी बिजली को कंज्यूम करेंगे तो ये कॉस्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट पड़ेगी। तो उस तरीके से मेरे को इसकी एनर्जी की सेविंग होगी। आज हम सोलर सेल पैनल देखने आए हैं, तो आप जैसे देख रहे हैं कि आजकल बिजली की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे कि पॉपुलेशन हमारे दिन पर, तो उसके साथ साथ बिजली की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जैसे सर ने बताया कि 8 रुपये यूनिट है, आगे महंगी होती जाएगी। तो इससे क्या ये बिजली हम नेचुरल बना रहे हैं, सूरज की जैसे रोशनी है उससे हम बिजली बना रहे हैं। तो इससे हमारा क्या नेचुरल होगा, भी कम पड़ेगी। जैसे अगर हम पूरे हरियाणा में तो कितनी एनर्जी जो हरियाणा दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, दिन भर देख रहे हैं बिजली की बहुत किल्लत आ रही है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा किल्लत है। और पूरे दिल्ली को हम सोलर पैनल बना दें तो बिजली इतनी बचेगी और दिल्ली की जो जनता है उसको बिजली की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसलिए हमने सीखा आज कि कैसे बिजली हम सूरज की बिजली से, ये बिजली का उपयोग करके हम बिजली बना रहे हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। सितारगंज के चर्चित रामलीला गोली कांड का फरार अभियुक्त भाजपा नेता गुरदीप सिंह चौहान और टीपा जिंदा कारतूस सहित 315 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। रामलीला जो फायरिंग कांड हुआ था उसमें एक मुख्य आरोपी गुरदीप सिंह टीपा था, जो तभी से लगातार फरार चल रहा था। उसके द्वारा फायरिंग भी किया गया था और उसका पुराना बहुत ही बड़ा एक आपराधिक रिकॉर्ड है। तो कहीं काफ़ी दबी से दी गई सभी रिश्तेदारियों में, जहाँ भी संभावना उसकी बनी हुई थी, और वो नहीं मिल पाया। कल रात चेकिंग के दौरान वो कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे आने वाला था, तो हमें जानकारी मिली, वहाँ पे कटंगरी मोड़ से आगे उसको गिरफ्तार कर लिया। जी देखिए, मामले की विवेचना एसओ झनकैया द्वारा की जा रही है। जिसको बता रहे हैं जो मुलजिम उसमें बन रहा है, उसका उनको 55-46 का वारंट हमें दे रहे हैं, उसको गिरफ्तार करके हमने भेज देंगे। जैसे वो बताएंगे कौन कौन आगे और रह गया है, उसी तरीके से गिरफ्तारी करते रहेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार है। वो लोकतांत्रिक जो हमारी मान्यताएं हैं, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उन सबका हनन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे नीचे के प्रतिनिधि हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबका उत्पीड़न कर रही है। और ये पूरे प्रदेश के अंदर आज एक तरह से पूरा संदेश चला गया है कि ये सरकार पूरी तरह से बदले की भावना से काम कर रही है। ये सरकार शराब माफियाओं की सरकार हो गई है, सरकार खनन माफियाओं की सरकार हो गई है, ये सरकार आपदा घोटाले की सरकार हो गई है। इस सरकार के समय में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ले लिया है। भिवानी में उत्तराखंड से हरियाणा में बसे प्रवासी लोगों ने प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के जन स्वास्थ्य व आबकारी मंत्री घनश्याम सराफ व सांसद धर्मवीर सिंह थे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोगों ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी तथा प्रयास नामक पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि से करवाया। इस मौके पर जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत देश एकता में अनेकता का स्वरूप है तथा यहाँ बहुत से लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं तथा अपना पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण हमारा देश एक है। उन्होंने कहा कि चाहे प्रदेश की संस्कृति अलग हो, लेकिन आत्मा से हर भारतीय एक है। उन्होंने कहा कि भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के रूप से 21 जून को मनाया था तथा न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों ने भी इसे अपनाया था तथा आज भारत विश्व गुरु है। वहीं सांसद धर्मवीर ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा अपनी एकता का परिचय देते हैं। सबको बहुत बधाई देता हूँ। उनका संस्कृति हमारे हरियाणा, पंजाब और उत्तरी भारत समेत उत्तराखंड का एक अलग महत्व है। हमारी संस्कृति एक दूसरे से मेल खाती है और वैसे भी हम तो आभारी हैं। हम गंगा जमुना का पानी जो भी पीते हैं वो भी उत्तराखंड से आता है, सभी नदियों का।
और जिस ईमानदारी से ये लोग इस शहर में प्रदेश में काम करते हैं, मैं कहता हूँ हम सबसे ज़्यादा अपने परिवार से भी ज़्यादा इन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये समाज सबसे विश्वसनीय समाज है। अगर संस्कृति की बात करें, संस्कृति का आदान प्रदान की बात करते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों में कितनी तो सारी झलक मिलती है। हम इनसे कुछ सीखते हैं, कुछ हम इनको सिखाते हैं। मिलजुल के एक नई संस्कृति, भारतीय संस्कृति पैदा होती है। एक जो मंसूरी से इन्होंने गाड़ी की बात की है, ठीक बात है। हमारी कनेक्टिविटी, चाहे वो हरिद्वार की बात हो, देहरादून की हो, मंसूरी की हो, आज एक हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो या सड़क कनेक्टिविटी, तो एक दूसरे से मिलके ही आदान प्रदान ठीक रहता है। अगर आने जाने के रास्ते नहीं होंगे तो फिर कैसे हम संस्कृति को बढ़ावा। उत्तराखंड से राजेश बिष्ट की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।